मेरी मालकिन ने मुझे अपनी 15 साल की बेटी के साथ एक रात उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज रात खूब मजे करो। मैं हैरान था, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वह बेचारी सो रही थी। उसे सोता देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और पूरी रात मैंने उसके साथ जो किया, उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि उसने मुझे मेरा नाम आरव है। मैं बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था। जगह जगह नौकरी ढूंढकर थक चुका था। एक दिन मेरा एक इंटरव्यू था, लेकिन वहां भी मुझे नौकरी नहीं मिली। गर्मी बहुत तेज थी। जब मैं वहां से निकल रहा था तो सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। धूप इतनी तेज थी कि आंखें खुल नहीं रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, लगता है आज सूरज भी मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। जिंदगी के धक्के तो पहले ही खा रहा था, अब गर्मी ने भी दिमाग खराब कर दिया था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल से खुद पर छांव करने की कोशिश की और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सड़क के किनारे तेज कदमों से चलता जा रहा था कि तभी एक दरख्त नजर आया। मैं उस पेड़ की छांव में आकर खड़ा हो गया। वहां थोड़ा सुकून मिला। बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन वह भी खाली निकली। गला सूख रहा था और दूर दूर तक पानी का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। लोग अपने काम में व्यस्त थे और मैं अकेला अपनी किस्मत से लड़ रहा था। प्यास ने हालत खराब कर दी थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। किसी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जब मैंने देखा तो वह एक हाथ था, गोरा, दूध जैसा सफेद, सोने की अंगूठी और चमकीली चूड़ियां पहने हुए। हाथ में एक ठंडे पानी की बोतल थी। मैंने नजर ऊपर उठाई तो चौंक गया। वो एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। उसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी, लेकिन उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इतनी बड़ी होगी। उसका शरीर, उसकी त्वचा, उसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे किसी मॉडल की तस्वीर हो। उसने कहा, ये लो पानी पी लो। तुम्हें प्यास लगी है ना? मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने चुपचाप बोतल ले ली और एक सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया। वो औरत बेहद अमीर लग रही थी। बड़ी सी गाड़ी में आई थी और उसका रहन सहन देखकर अंदाजा लग गया था कि वह किसी बड़े घर से ताल्लुक रखती है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैम मैं यहाँ पास के एक ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश कर चुका हूँ लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। मैंने फिर से उसे धन्यवाद दिया और घर की तरफ चलने लगा। घर पर मेरी बीमार माँ और जवान बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सब्जी लानी थी, खाना बनाना था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। पैसों की तंगी के कारण मैं ज्यादातर पैदल ही चलने की कोशिश करता था। मैं वहां से निकल ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही गुलाबी सूट वाली औरत थी। वह मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा शायद उसका भी घर इसी रास्ते पर होगा, लेकिन वह पैदल क्यों आ रही थी? यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। तभी वह औरत मेरे बराबर आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। एक सेकंड के लिए मैं रुक गया तो वह भी रुक गई और स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई। उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे तो वह कोई मेंटल सी लग रही थी। लेकिन सवाल ये था कि इतनी खूबसूरत औरत मेरा पीछा क्यों कर रही थी? फिलहाल मेरी खुददारी बीच में आ गई थी और मैं उसकी चालाकी को अच्छे से समझता था। मैंने घूरकर उसकी तरफ देखा और कहा, बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको शुक्रिया भी कह दिया था। अब क्या पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। उस वक्त उसने अपने पास से एक इन्वेल्प निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। मैं हैरान रह गया। आखिर इसमें क्या हो सकता है? क्यों यह औरत मुझे दे रही है? जब मैंने लिफाफा खोला तो मुझे झटका लगा। उसमें बहुत सारे नोट थे। इतनी बड़ी रकम कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सका। लेकिन अंदाजा हो गया था कि यह रकम लाखों में थी। मेरे तो हाथ कांपने लगे। इधर मेरी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे और उधर ये लाखों मेरे सामने रखे थे। वह बोली, ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मैं इन्हें तुम्हें दे सकती हूँ। क्या तुम इन रुपयों के मालिक बनना चाहोगे? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। आखिर किस काम के लिए वह मुझे लाखों रुपए दे रही थी? मैंने पूछा, मैडम आप मुझे ये 10 लाख क्यों देना चाहती हैं? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। ना कोई पहचान, ना ही मैंने आपके लिए कोई काम किया है। फिर आप मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रही हैं? क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं? वो औरत मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन यहाँ नहीं। चलो किसी जगह बैठकर तसल्ली से बात करते हैं।
वो मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आखिर 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। खासकर मेरे जैसे इंसान के लिए यह पैसे जिंदगी बदलने वाले थे। इतने पैसों से मैं अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकता था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल चलने लगे। वह औरत मुझे लेकर एक बड़े से होटल में पहुंची। अंदर आने के बाद हम दोनों एक कोने में बैठ गए। उसने वेटर से कॉफी मंगवाई। थोड़ी देर में उसके पास किसी का फोन आया और वह बात करने के लिए उठकर चली गई। मैं चारों तरफ होटल को देख रहा था। बहुत बड़ा और शाही होटल था। यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते होंगे। मैं तो कभी इसके पास से भी नहीं गुजरा था। थोड़ी देर बाद वह औरत वापस आ गई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। कॉफी भी आ चुकी थी। उसने कहा, कॉफी पियो, बातें करते हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने यह औरत मुझसे क्या कहने वाली है। वो मोबाइल में कुछ कर रही थी, जिसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे डर था, कहीं वो मुझे कोई ऐसा काम ना कह दे जिसे मैं नहीं कर सकता। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। हमेशा सादगी से जिंदगी बिताई है। कोई गैरकानूनी या गलत काम करके फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल साइड में रख दिया। मेरी कॉफी खत्म हो चुकी थी। फिर उसने जो बात कही उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बोली, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी को लड़कों में बहुत दिलचस्पी है। यकीन मानो वो तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के लिए तो पागल हुई फिरती है। कल उसका बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि उसे कोई खास गिफ्ट मिले। मैं उसे तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई माँ अपनी ही बेटी के लिए ऐसा सोच सकती है। वो अपनी बेटी की रात सजाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं शर्म से सिहर उठा। मेरे कान जैसे सुन्न हो गए थे। मैंने फौरन कहा, माफ कीजिए मैडम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मेरी सोच और इज्जत मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। वह पैसों को मेरी आंखों के सामने हिला रही थी। उसकी इस हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं भी तो अपनी जिंदगी को संवारना चाहता था। मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। यह एक गोल्डन मौका था जिसे अपनाकर शायद मेरी किस्मत बदल सकती थी। मैंने उस औरत को देखा जो पैसे हाथ में लहराते हुए मुस्कुराकर मुझसे कह रही थी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। रात की ही तो बात है और सिर्फ एक रात थी जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तो तुम जरूरतमंद लगे इसलिए सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात बिताने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि किसी लड़की के साथ एक रात बिता सको? ये कहकर वह खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी। कि बात मान लूं या इनकार कर घर लौट जाऊं? घर में भी बहुत तंगी चल रही थी। माँ बीमार थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला लूं। मेरी एक जवान बहन भी थी जिसकी शादी करनी थी और हमारे पास कोई और सहारा नहीं था। हमारा छोटा सा घर था। पापा कई साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। माँ ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बेरोजगारी मुझे खा रही थी। मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया कि मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। फिर उसने 1 लाख रुपए में से ₹00 एडवांस दिए। बोली, ये लो तुम्हारा एडवांस। जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। बाकी पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। मैंने वह 500 लिए और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने होटल से खाना खरीदा, माँ की दवाएं ली, कुछ फ्रूट्स और थोड़ा राशन भी भरवा लिया। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने मेरे हाथ में इतना सामान देखा और पूछ बैठी, आज सब्जी नहीं बल्कि पका पकाया खाना लाया है। वो हैरान थी क्योंकि मैं आज तक इतना सामान लेकर कभी नहीं आया था। माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगी, इतने पैसे कहाँ से आए? सुबह तो कह रहे थे कि पैसे नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन माँ के सामने झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हाथ मुंह धोते हुए मैंने कहा, माँ, मेरी नौकरी लग गई है। उन्होंने एडवांस दिया है। उन्हीं पैसों से यह सामान ले आया। सोचा बाजार से खाना ले आता हूँ, बहन को भी आराम मिल जाएगा। बहन बहुत खुश हो गई क्योंकि वह हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी। आज पहली बार उसे खाना बनाने से छुट्टी मिली थी। माँ मेरी नौकरी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, ऊपर वाला तुझे कामयाबी दे बेटा।
अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो घर के हालात बदल जाएंगे। बहन ने मेरे लिए खाना लगाया। हम तीनों साथ बैठे और खाना खाया। लेकिन मेरा मन अब भी उस औरत की बातों में उलझा हुआ था। वह लड़की, वो रात, वह 10 लाख। क्या ये सब सच था या कोई जाल? जो भी था, इसका सच तो कल ही खुलने वाला था। अगले दिन तय वक्त पर मैं तैयार हुआ और घर से निकलने ही वाला था कि माँ ने पूछा, बेटा इतनी तैयारी में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ कल बताया था ना, मेरी नौकरी लग गई है। वहीं जा रहा हूँ। आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। माँ की आंखों में उम्मीद थी और चेहरा खुशी से दमक रहा था। मैं घर से निकल पड़ा। एक रिक्शा पकड़ा और उस औरत के बताए पते पर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो सामने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने दोबारा पते को देखा। फिर उस जगह को यह कोई घर नहीं, एक महल था। इतना शानदार और भव्य घर मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। सोच में पड़ गया था कि इतनी अमीर औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। मैं उसके दरवाजे पर खड़ा होकर दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने फोन उठाया और कहा, कम हो तुम? मैंने बताया कि मैडम मैं आपके घर के बाहर हूँ। उसने कहा, बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं डरते हुए उस घर के अंदर गया। ऐसा घर तो मैंने फिल्मों में ही देखा था। आज पहली बार किसी इतने आलीशान घर के भीतर कदम रखा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वह औरत तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने धीरे से कहा, मैडम मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं मजबूर जरूर हूं, लेकिन ये काम मजबूरी में ही करने आया हूं। वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो तुम्हारी नियत देखना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे। लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें ये पैसे लेने हैं तो तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक काम करना होगा। उसने मुझसे कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ। फिर उसने नौकरानी को आवाज लगाए और कहा, मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाओ। मैं जितना हैरान हो रहा था मेरे लिए उतना ही कम था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मगर वह औरत कहने लगी, तुम्हें यहाँ किस काम के लिए बुलाया गया है? वह काम तुम्हें रात को शुरू करना है। तब तक तुम्हें यहाँ रहकर समय बिताना होगा। मैंने उस घर में बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया। बार बार खाने पीने का कुछ ना कुछ दिया जा रहा था। जब रात हो गई, वो औरत मेरे पास आए और कहने लगी, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अगर उसकी माँ इतनी खूबसूरत है तो उसकी बेटी भी उतनी ही सुंदर होगी। और जब उसकी माँ खुद मुझे उसकी बेटी के कमरे में भेज रही थी तो फिर मैं उस काम को मना क्यों करूं? मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए उस लड़की के कमरे के बाहर आ गया। उसकी माँ ने खुद ही कमरा खोला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, सामने का नजारा मेरे होश उड़ा देने वाला था। कमरे को इस तरह सजाया गया था जैसे आज मेरी सुहागरात हो रही हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। लेकिन एक अजीब बात थी, वह लड़की सो क्यों रही थी या फिर बेहोश थी? मैंने उसे देखकर उसकी माँ से सवाल किया, ये लड़की सो रही है? वह औरत धीरे से कहने लगी, क्योंकि ये बेहोश है और मैंने ही इसे बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा है तुम सिर्फ वही करो। जब काम पूरा हो जाए तो मुझसे पैसे ले लेना। वो औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर गई। मैं धीरे धीरे उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मेरी नजरें हट नहीं रही थी। मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था। फिर जिस काम के लिए मुझे पैसे मिल रहे थे मैंने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे हो चुके थे और वह लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसकी माँ टहल रही थी। शायद मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। उसकी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वह मेरी ओर घूरती हुई देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा, मैडम आपका काम हो चुका है। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं? उसने कोई रिएक्शन तो नहीं दिया? परेशान तो नहीं किया? मैंने साफ साफ शब्दों में कहा, नहीं, वो बेचारी तो बेहोश है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। ये सुनकर उसने खुशी से अपने पास से 1 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। वह कहने लगी, जाओ अब दोबारा मुझे कहीं नजर मत आना। तुम्हारा काम पूरा हो गया है और ध्यान रखना इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है।
वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। और इस काम में तुम पर भी इल्जाम आएगा। मैं उसकी हर बात सुनकर वहां से निकल आया। बैठे बैठाए मुझे 1 लाख रुपए मिल गए थे। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात थी। माँ को बहाना बनाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले ही दिन बॉस ने मेरे काम से खुश होकर इतने पैसे दिए हैं। अब तो मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी जिंदगी से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। माँ मेरी खुशियों को देखकर कुछ सोच में पड़ गई थी। रात हुई ही थी कि उस औरत की फिर से कॉल आ गई। कॉल करते ही कहने लगी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा काम इस तरह करोगे। तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगी। वो कहती रही, जिस हाल में मेरी बेटी है वो तुम नहीं जानते। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। उसकी बातें सुनकर मैंने फोन काट दिया। मैंने मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो चलाने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो मैंने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही समय आने पर यह वीडियो उसी औरत की जेब से और पैसे निकलवाने के काम आने वाली थी। अब मेरे दिल में लालच जाग चुका था जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। जब टाइम देखा तो रात के 12 बजे थे। अब मुझे सो जाना चाहिए था, क्योंकि अगली सुबह मुझे एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और फिर उसी जगह चला गया। उस औरत के आलीशान बंगले की तरफ। सुबह के करीब 7 बजे का समय था, जब आमतौर पर अमीर लोग चैन की नींद ले रहे होते हैं। मैंने बंगले के बाहर पहुंचकर एक नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वह औरत खुद बाहर निकल आई। फिर बिना कुछ कहे वो मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। यह बाइक भी मेरी नहीं थी। मैंने अपने एक दोस्त से कुछ देर के लिए उधार ली थी, क्योंकि मुझे सीधे कोर्ट जाना था। आज मैं उसी लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही हम कोर्ट के बाहर पहुंचे और मैंने उस लड़की की ओर देखा, तो वह अपना चेहरा झुका कर खड़ी थी। उसका नाम काव्या था। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। जो कदम वह आज मेरे साथ उठाने जा रही थी उसमें उसी की भलाई थी। मगर अफसोस, बीते हुए कल की यादें हमारे सामने आ खड़ी हुई। शायद यही वजह थी कि मैंने तय किया था, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। कुछ देर बाद हम कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके थे। मैं उसकी खामोशी में उसका दर्द महसूस कर पा रहा था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। जब उसने कोर्ट मैरिज के कागजों पर साइन किए तो वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। लेकिन ये करना जरूरी था। कल रात जब मैं उस कमरे में गया था और औरत दरवाजा बंद करके चली गई थी, तब मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे पल भर को रोक दिया था। कोई भी लालची इंसान उस पल उसका फायदा उठाने को तैयार हो जाता, मगर उसके चेहरे की मासूमियत ने मुझे जड़ से हिला दिया था। उसकी मासूमियत देखकर मेरा ज़मीर जाग गया। मैं भी बहुत मजबूर था। मुझे पैसों की जरूरत थी, मगर दिल उलझ गया था। कमरे में टहलते हुए मैं सोच रहा था कि काश ऊपर वाला मुझे कोई रास्ता दिखाए ताकि मैं कुछ गलत भी ना करूं और जरूरत भी पूरी हो जाए। तभी मेरी नज़र एक टेबल पर रखी डायरी पर गई। वह बेहद सुंदर थी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से सजाए हो। शायद उस लड़की ने ही बनाई थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ने लगा। उसमें उस लड़की की जिंदगी की कहानी लिखी थी। लिखा था, यह औरत मेरी सौतेली माँ है जिसने सबको यकीन दिला दिया है कि मैं पागल हूँ। वह मुझे घर से निकालना चाहती है ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। आगे लिखा था, मेरे पापा अब मुझसे दूर हो गए हैं। उन्हें लगता है मैं सच में पागल हूँ, मगर मैं ठीक हूँ। मैं अब ये सब और नहीं सह सकती। अगर इस औरत ने दोबारा मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिराया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। उस डायरी को पढ़कर मेरा दिल कांप गया। उस लड़की ने जो कुछ भी लिखा था उसमें गहरा दर्द था। वह बचपन से ही परेशान थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। उसकी सौतेली माँ जिसने मुझे काम पर बुलाया था बस यही चाहती थी कि मैं उस लड़की के साथ रात बिताऊं ताकि उसका चरित्र मिट्टी में मिल जाए और उसका बाप उसे अपनी जायदाद से निकाल दे। हालांकि मैं उस औरत के कहने पर तैयार हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। वो लड़की बेहोश थी। उसकी माँ ने जानबूझकर उसे नशा देकर सुला दिया था ताकि जब होश आए तो वह खुद को अपमानित महसूस करे। पर मैं इंसान था, हैवान नहीं। मैंने तय किया कि मैं उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं कई बार उसे जगाने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसकी आंखें खुली। जैसे ही उसने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा तो वह घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वह मुझसे दूर हट गई।
उसकी आवाज भी उतनी ही मासूम थी जितनी वह खुद। मैं उसे शांत करते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसकी माँ ने मुझसे करने को कहा था और उसके बदले में मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। ये सुनकर तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह एक औरत होते हुए भी इस हद तक गिर सकती है। वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी, मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे जन्म के बाद ही यह बंगला मेरे नाम कर दिया था और जो बाकी बड़ी प्रॉपर्टी थी वह मेरी माँ के इलाज में उन्होंने खर्च कर दी थी, क्योंकि वह मेरी माँ को किसी भी हाल में बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फिर भी मेरी माँ को बचाया नहीं जा सका। फिर एक दिन वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने माँ की मौत के गम को दिल में बसा लिया और धीरे धीरे खुद को अकेलेपन में डुबो दिया। उन्होंने अपने बिजनेस से भी ध्यान हटा लिया। ये बंगला मेरे नाम था और मैं इसकी मालकिन थी, लेकिन अब मैं खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी से ही कह सकता है। मैं बेटी होकर अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने की वजह से मैं उन्हें बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। मेरे पापा को उनके कुछ रिश्तेदारों ने समझाया कि अब उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उस समय मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, और फिर मेरे पापा ने अपनी दोस्त की बहन से शादी कर ली। वो औरत तलाकशुदा थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। मेरे पापा ने उससे शादी की और उसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि वह औरत उनके साथ साथ उनकी बेटी का भी ख्याल रखेगी। मुझे भी पापा की इस दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मुझे लगा इससे मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन इस औरत ने घर में कदम रखते ही एक के बाद एक चालें चलनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि पापा की बाकी सारी संपत्ति पहले ही माँ के इलाज में खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ ये बंगला बचा था जो मेरे नाम था। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि दूसरी शादी के बाद उन्होंने फिर से काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी कि बंगला उसके पति की बेटी के नाम पर है। उसे लगता था कि अब वो इस घर की मालकिन है और यह बंगला उसी के नाम होना चाहिए। मैं उसे माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वह हर बार मुझे झिड़क देती थी। पापा के सामने तो बहुत प्यार जताती थी, लेकिन जैसे ही वह जाते वह मुझ पर जुल्म करने लगती थी। कभी मुझे खाना नहीं देती थी, कभी ताने मारती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे उस औरत ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू किए और पापा को मेरे खिलाफ कर दिया। कई बार पापा मेरी बात सुनते थे, लेकिन कई बार वो उस औरत की बातों में आकर मुझ पर हाथ भी उठा देते थे। उसने पापा को मेरी ऐसी ऐसी हरकतों के बारे में बताया कि पापा ने भी मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और मुझे इस कमरे में बंद करवा दिया गया। मैं पिछले 7-8 सालों से इसी कमरे में बंद हूँ। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया है। मगर वह औरत लगातार कोशिश करती जा रही है कि किसी भी तरह मैं ये बंगला उसके नाम कर दूं, क्योंकि अब वह इस घर में पापा की बीवी बनकर रह रही है और उसे लगता है कि इस पर अब उसका हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए। अगर वह मुझे बदले में प्यार देती, अगर मुझे माँ जैसा स्नेह देती, तो शायद मैं खुद ही बंगला उसे दे देती। लेकिन वह मुझे सिर्फ इस घर से निकालना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने इस बंगले को उसके नाम कर दिया तो वह मेरा सब कुछ छीन लेगी और मुझे पूरी तरह खत्म कर देगी। वह मेरी जिंदगी पहले ही नर्क बना चुकी है। उसने मुझे पागल साबित कर दिया है, पापा को मेरे खिलाफ कर दिया है और अब तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती। शायद इसीलिए उसने ये चाल चली कि तुम्हें मेरे कमरे में एक रात के लिए भेज दे ताकि किसी तरह की फुटेज मिल जाए। यकीन मानो इस कमरे में जरूर कैमरे लगे होंगे और सुबह होते ही वो सारी रिकॉर्डिंग पापा को दिखाएगी और इस बार पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देंगे और फिर वो औरत इस बंगले की अकेली मालकिन बन जाएगी। ये सब बताते हुए काव्या फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, मेरे पास इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यह औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं मरना चाहती हूँ।
वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो तुम्हारा फायदा उठाए। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। मैंने कहा कि तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूं। मुझे तुम्हारी बीती जिंदगी की सच्चाई का एहसास हो चुका है। वह कहने लगी, तुम मेरी कैसे मदद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया और शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसके पैसे लिए और वहां से निकल गया। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक काव्या ने अपनी मां को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। तभी तो उस औरत ने मुझे कॉल करके कहा था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं काव्या को अपने साथ ले आया और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। उस वक्त काव्या के पापा 2 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब वह 2 दिन बाद घर लौटे तो काव्या की मां ने उन्हें बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के के साथ मुंह काला कर लिया है। अब इसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। उसने काव्या के कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखानी चाहिए, लेकिन वह रिकॉर्डिंग नष्ट हो चुकी थी क्योंकि मैंने पहले ही कैमरे की वायर काट दी थी। काव्या मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उसके कमरे में जरूर कैमरे होंगे और उसके कहने के अनुसार जब मैंने कमरे की जांच की तो वहां कैमरा वाकई मौजूद था। उसकी मां सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा सबूत था जिसने काव्या की सौतेली मां को बर्बाद कर दिया। काव्या के पापा के घर लौटने से पहले ही मैंने उनकी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दी थी, जिसमें उसने मुझसे कहा था कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा किया। मैं चाहती थी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और अब वह फूट फूट कर रो रही है। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो बता देना। मैंने ये सारी बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग काव्या के पापा को भेज दी थी। उन्होंने बेटी पर हाथ उठाने के बजाय अपनी बीवी को थप्पड़ जड़ दिया। काव्या की मां को उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बिछाए जाल में वह खुद फंस जाएगी। काव्या ने भी सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि वह मुझसे शादी कर चुकी है। मैं भी मौके पर पहुंचा और सारी सच्चाई बयान कर दी। काव्या के पापा ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब काव्या की सौतेली मां दर दर की ठोकरें खा रही है और काव्या के पापा ने मेरी और काव्या की शादी धूमधाम से कर दी। हाँ, मेरे मन में एक बार लालच आया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी छिपे शादी करने की क्या जरूरत थी। मैं तो खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देता। और यही हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से हमारी शादी करवा दी। मेरी माँ और बहन को भी कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि काव्या खूबसूरत होने के साथ साथ एक खानदानी और अमीर बाप की बेटी थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी काव्या के साथ बहुत खुशहाल है और मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।